बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए जो कि परेशानी थी, अब गुड न्यूज़ ये आ चुकी है कि SOP के तहत अब मवेशी मंडियाँ लगेंगी और ईद कुर्बान पर जो लोग चाह रहे थे कि वो कुर्बानी कर सकें और जाकर जानवर खुद सेलेक्ट करें, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने आसानी कर दी है। पूरे पाकिस्तान में मवेशी मंडी लगेगी, लेकिन SOP के तहत लगेगी। टाइमिंग्स फिक्स होंगी, सुबह 6 से शाम 7 बजे तक। मुल्क भर में तकरीबन 700 के करीब मवेशी मंडियां लग रही हैं और इसके साथ साथ स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा कि इन मवेशी मंडियों के अलावा कहीं और जानवर खरीदे ना जाएं और ना ही उनकी फरोख्त का सिलसिला जारी रहे। लेकिन अबू सर, आपको लगता है कि एक्चुअली ऐसा होगा? ऐसा करना होगा, करना तो होगा, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा? में जिस तरह से लोग करते आए हैं और जिस तरह से इंतजामिया जो थी वो थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करती रही है 2 महीना पहले, अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा लोगों को खुद भी थोड़ा सा ख्याल आ चुका होगा। आप बयान क्यों दे रहे हैं? होगा या नहीं होगा? आप प्रेडिक्शन दें। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ओवर द इयर्स हमें आदत पड़ गई है। मैं ये सिर्फ इंतजामिया के ऊपर बात नहीं डालूंगी, एज ए ह्यूमन, एज ए सिविल सोसाइटी हम लोग खुद कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रहे हैं अपना रोल प्ले करने में। 4-5 बकरे पकड़कर गली मोहल्लों में, वो चाहे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद में, लोग बकरे फरोख्त कर रहे होते हैं और हम भी वी लेट इट हैपन। ये हमारा कसूर है कि क्यों नहीं हम इस चीज को रिपोर्ट करते, क्यों नहीं हम इस चीज पर खुद स्टैंड लेते। एग्जैक्टली। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा ना कि हम SOP को खुद फॉलो नहीं करते। इंतजामिया ने क्या करवाना है? अब आपने मास्क यहाँ पे रखा हुआ है चिन के ऊपर, अब आप ये चिन पे मास्क रख के मवेशी मंडी घूम रहे हैं, जैसे कोई सामने आया तो आपने मास्क कर लिया। मतलब ये कोई तरीका नहीं, ये आपकी सेफ्टी के लिए, इसमें आपको फाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो वो आप ही का नुकसान है, अपनी फैमिली का नुकसान है। तो मास्क को खुदारा इधर मत रखिएगा, जहाँ पर उसकी जगह है वहाँ पर रखिए। एक छोटी सी मिसाल दूंगी इसी बात से कि यूरोप में अगर आप मास्क के बगैर शॉपिंग मॉल्स में या शॉपिंग करने, ग्रोसरी के लिए कहीं पर भी जाते हैं, आपने मास्क नहीं पहना प्रॉपर तरीके से, तो आपको 100 पाउंड्स फाइन होगा, जो कि पाकिस्तानी करीबन 20,000 बनते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट है। उस तरह का सिस्टम यहाँ पर आए तभी लोग फॉलो करेंगे। अदरवाइज अवेयरनेस के नाम पर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाने के नाम पर शायद हम उस तरह से बिहेव नहीं कर पाते। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज की हेडलाइंस में हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि PTI की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत को तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। कहते हैं पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए शहरों से बाहर 700 मंडियां लगाई जाएंगी। जानवर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक फरोख्त किए जा सकेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मंडियां कहां कहां लगेंगी, आज जानेंगे। डीजी खान के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली नबीला अब्बास को जियाना अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। नबीला अब्बास पसमानदा इलाकों में लड़कियों की तालीम के लिए खसूसी तौर पर काम कर रही है। सोशल मीडिया वेबसाइट टिकटॉक को पाकिस्तान में बंद करने के लिए हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरखास्त दायर कर दी गई। शादी हॉल्स की तवील बंदिश के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची शादी हॉल्स एसोसिएशन का 2 अगस्त से शादी हॉल्स खोलने का ऐलान। इंडस्ट्री को तबाही से बचाने के लिए बेल आउट पैकेज दिया जाए, तमाम टैक्सेस माफ किए जाएं, मैरिज हॉल्स एसोसिएशन का मुतालिबा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईद उल अजहा की, जो कि अब करीब आती जा रही है। और ये वो टाइम है कि जब अबूसर मवेशी खरीदे जा रहे होते हैं, या इवन वो जैसे कहते हैं ना, आम ज़बान में विंडो शॉपिंग की जा रही होती है कि मंडियों का चक्कर लगाया जा रहा होता है। पर बहरहाल मंडियां जो हैं वो अभी इस दफ़ा भी लगेंगी और आप कुछ मिस नहीं करेंगे। 700
अक्रॉस द कंट्री मंडियाँ लगाई जाएंगी और उनकी टाइमिंग्स जो है वो फिक्स कर दी गई हैं कि जानवर की खरीदो फरोख्त जो है वो सिर्फ सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होती है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला है और ऑब्वियसली लोग इंतज़ार कर रहे थे और बड़ा बर वक्त फैसला किया कि हुकूमत की तरफ से SOPs जो हैं उसको भी फॉलो किया जाएगा और एक गेटेड टाइप जो एरिया बना दिया गया है ताकि कोई बाहर गेट के अलावा और अंदर ना जा सके। इसके अलावा वहाँ पर स्प्रे किए जा रहे हैं, फिर मास्क जो है सैनिटाइज़र्स ये भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे और लोगों को भी कहा गया है कि वो भी घरों से जब आएँ तो फिर मास्क जो है वो ज़रूर पहनें और इसके साथ साथ जब जानवर ख़रीदें तो फिर बच्चे और बूढ़े साथ मत लेके जाइए। सिर्फ जो है जवान शख्स ही जा सकता है, ना बच्चे जाएंगे ना ही बूढ़े आपके साथ कंपनी कर सकते हैं। तो इस दफ़ा बच्चों को और बूढ़ों को आपको घर रखना होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं हमने खुद जाना है, साथ जानवर लेके आना है, लेकिन सेक्रीफाइस सभी को करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन खास तौर पर बच्चे, अब उसे बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो बड़ी घर आके बच्चे देख ही लेंगे, जानवर खरीदेंगे, लेकिन डेफिनेटली घर आकर देख ही लेंगे। कोविड-19 के SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बट ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इसको फॉलो कराना। टाइमिंग्स को फॉलो कराना तो चैलेंज नहीं होगा क्योंकि वो ओवर द फ्यू मंथ्स हम लोग इस तरह के एक SOP को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो वहाँ पर SOPs को फॉलो कराना है उसके लिए आपको मैन पावर भी चाहिए होगी, वॉलंटियर्स भी चाहिए होंगे और आपको अपने तमाम ह्यूमन मिशनरी को इस्तेमाल करते हुए उन SOPs को फॉलो कराना होगा। हमारे साथ इस वक्त लाहौर और कराची दोनों से मवेशी मंडी के स्पोक्स पर्सन यावर रजा चावला और जुबैर वटू मोर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम यावर रजा की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम यावर साहब। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। क्या सूरत हाल है जी? मवेशी मंडी आपने बताया कि SOPs को फॉलो करते हुए लगाई गई है और उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि मंडी होगी, अब अक्रॉस द कंट्री भी 700 मंडियां लगाई जाएंगी, बताइएगा इस हवाले से। आज मेरे पास आपकी तरफ से जो अभी आपकी मैंने सारी स्टेटमेंट देखी, मेरे पास 3 सवाल हैं आपकी तरफ से। पहला सवाल ये है कि SOPs पे, तो जैसे आपको पता और आपने खुद बताया कि जब तक ये कौम खुद SOPs पे अमल दरामद नहीं करना चाहेगी कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि ये मंडी है, कोई इमिग्रेशन या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप बगैर उसके और हम लोगों को पकड़े और उनको हम जो है बहुत ज्यादा वो सख्ती कर रहे हों। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें SOPs की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी है, तमाम वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए, आपके पास हर चीज की फैसिलिटी है, वहाँ फ्यूमिगेशन, वहाँ पे सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग यू हैव। तो अब आपका उस पर अमल दखल शुरू हो जाता है, अवाम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपसे बता दिया कि बच्चों को मत लाएं, बच्चों में और बुजुर्गों के अंदर ये वायरस का बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, मत लाइए। पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये था आपका कि क्या टाइमिंग, तो मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। आपको ये पता है कि बाइंग बिहेवियर्स, कंज्यूमर बिहेवियर हर प्रोविंस के अंदर फर्क है। जैसे आप कहें कि KPK के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पे ट्रेंड ये होता है कि सुबह 6 बजे या आफ्टर फजर काम शुरू हो जाता है, या सुबह 8 बजे मार्केट्स खुल जाती हैं और मगरिब के साथ बंद हो जाती हैं। ये बाइंग ट्रेंड है वहां का। अच्छा, कराची की जो 2.5 करोड़ की आवाम है उसमें 70% लोग वर्किंग क्लास से हैं, जो कि सुबह 9 से शाम के 6 तक का ऑफिस जाते हैं। 9 से 6 के ऑफिस जाने वाले को 7 बजे मंडी अगर बंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम है। यहाँ मैंने आपको बताया कि 70% वर्किंग क्लास है, तो हमें हर चीज को सोचते हुए मद्देनजर रखना है उस इलाके को, उस जगह को। तो कराची को आपने सोच लिया, आपने कहा जी यहाँ वर्किंग क्लास रहती है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है और ये नहीं पहुंच सकते उसके अंदर। सेकेंडली, कराची में सिर्फ एक मंडी है जो कि सुपर हाईवे के ऊपर लग रही है। जैसे आपने लाहौर में कहा, तो लाहौर में 5 मंडियां लगने जा रही हैं, शायद 2 लगने जा रही है, बट्टू साहब ज्यादा इस पे इंफॉर्मेशन दे देंगे जी। और उनकी पॉपुलेशन भी है। अब यहाँ पे अगर हम जो 24 घंटे मंडी चला के हम इस जो लोड है पब्लिक का उसको ब्रेक करते हैं, हम कहते हैं कुछ लोग सुबह में आते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ शाम में, कुछ रात को आते हैं, तो अगरचे हम इसके टाइमिंग को श्रिंक करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि लोड बढ़ जाएगा। फिर SOPs पे अभी पहले मुश्किल है हमारे लिए जी, लोगों को लिमिटेड से टाइम में रश बढ़ जाएगा। चावला साहब, आपने जो बात की है SOPs की टाइमिंग की, ये 6 से 7 बजे की, तो इस पर आपकी बात नहीं हुई थी? क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल होगा बहुत से लोगों के लिए 7 बजे से पहले पहुंचना मंडी, तो इस पर बात नहीं हुई आपकी? गवर्नमेंट के साथ है, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी हम उसके साथ होंगे। हमें जो भी नोटिफिकेशन आएगा
हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन ये हमारा और पब्लिक का, क्योंकि कल से हमारे पास ये अवाम का भी इसी तरह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चावला साहब, ये एक जेन्युइन कंसर्न तो है और आपने ये बात ठीक कही, लेकिन सिर्फ कराची में ही वर्किंग क्लास नहीं है। जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, हर जगह पर वर्किंग क्लास है और लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टाइमिंग्स, ऑफिस टाइमिंग्स और मंडी की टाइमिंग्स अगर सेम है तो खरीदो फरोख्त में जो आपको 2-2.5 घंटे लगते हैं वो आप नहीं निकाल पाएंगे। लाहौर का रुख करते हैं जी, जुबैर भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। जी जुबैर साहब, आप कल जो डिसीजंस लिए गए हैं जिन पे आज हम बात भी कर रहे हैं कि इतनी मंडियां लगेंगी, टाइमिंग्स फिक्स्ड होंगी, एसओपी को फॉलो किया जाएगा, क्या आप खुश हैं इन डिसीजन से या आपके भी कोई कंसर्न है? देखिए, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर इस साल जो है ना 12 मवेशी मंडियां जो है ना लगा रही है, और ये मंडी मवेशियां सगिया रोड पर जो है ना 2 मंडी मवेशियां होंगी, ताकि वो जो लाहौर का सिटी वाला इलाका है उसको वहाँ जो है ना एक मौका मिल सके, वहाँ जाकर जो है ना लोग जानवर खरीद सके। इसी के अलावा कायदे इंटरचेंज है, वहाँ लखू डेर के मुकाम पर एक मंडी लगाई जा रही है। इसके बाद जो है ना DHA का फेज 9 है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, काना काछा रोड पर LDS सिटी का एरिया है, रिंग रोड के साथ एक जो है ना पैलेट मौजूद है जहाँ रिंग रोड का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा NFC फेज 2 है बैरिया से आगे। इसके बाद जो है ना रायविंड रोड पर जो है ना एक मंडी है, और एक जो है ना मंडी हमारी है ये जो है मांगा मंडी और रायविंड रोड इसके ऊपर है। इसके अलावा कांजरा में भी पहले एक मंडी लगती है। इन सारी मंडियों में जो टाइमिंग वाली जो आपने बात की, टाइमिंग तो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है वो सुबह 6 से शाम 7 बजे तक फिक्स की है, लेकिन इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, आमतौर पर जो मैं लाहौर में ये तीसरी जो है ना मेरा मंडियां में लगा रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि लोग रात के वक्त आकर जो है ना ये जानवर खरीदते हैं, स्पेशली गर्मी में। गर्मी भी कम होती है और उनके पास वक्त भी होता है, क्योंकि दिन के वक्त अपना वो कारोबार करते हैं। तो हम इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कोविड-19 के हवाले से इस साल जो है ना स्पेशली जो है ना हमने जो है ना जो इंतजाम किया है कि हर आदमी जो मंडी में आएगा उसकी स्क्रीनिंग होगी, उस फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। इसके अलावा जो है ना ग्लव्स भी पहनेगा। हम हर मंडी के एंट्रेंस पॉइंट पर एक जो है ना किस्क बनाएंगे, एक स्टॉल बना देंगे सब्सिडाइज रेट पर, वहाँ फेस मास्क दस्तयाब होंगे। इसके अलावा सबसे जो अहम जो चीज है कोरोना के हवाले से वो ये है कि इस साल मंडियों में जो टेंटेज लगाए जा रही हैं या शामियाने जो लगाए जा रहे हैं वो इस तरह लगाए जा रहे हैं कि थोड़े ज्यादा फासला जो है उनके दरमियान में रखा गया, ताकि जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे ना हो सके और खुली जगहों पर जो है ना वो लोग जाएं। बात ठीक है, समझ में आ गई कि किस तरह से आप इसको फॉलो करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइमिंग्स का मसला आपका भी है। चावला साहब, जिसने भट्टू साहब ने बताया कि लाहौर में तो और इसके गिरदोनवा में खासी अच्छी तादाद में मंडियां भी लग रही हैं, SOPs को तो फॉलो खैर आप भी करेंगे, लेकिन एक पूरे कराची के लिए मंडी, इस पर आपने क्या बात नहीं की कि मजीद बढ़ानी चाहिए? इतना बड़ा शहर है, इसके मुल्क का इलाके बहुत ज़्यादा हैं, तो जहाँ पर लाहौर में इतनी ज़्यादा मंडियाँ लगी तो कराची में क्यों नहीं एक से ज़्यादा बढ़ सकी? इसकी क्या वजह है? अच्छा सर, मैं आपको बताऊं कि कराची, जैसे वही मैंने आपसे कहा कि हर जगह के डेमोग्राफिक्स और अगर आप सोशल इकोनॉमिक क्लास डिफरेंट है, तो डेमोग्राफिक्स में अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आउटस्कर्ट्स के अंदर हमारे पास खुली जगहें नहीं है कराची के लिए। आपको कराची की सुपर हाईवे की एक मंडी पे पहुंचने के लिए भी 30 किलोमीटर का कराची से सफर करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी मंडी है। अगर लाहौर में 12 मंडियां लग रही हैं तो मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन मैं ये इस बात पे कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सबसे बड़ी मंडी है। इसका रकबा 1000 एकड़ प्लस पे है। तो ये इसीलिए इस जगह पे कि वहाँ छोटी-छोटी मतलब इसके कंपैरिजन में छोटी मंडियां लग रही हैं, लेकिन यहाँ कराची में कंबाइन ही एक बड़ी मंडी लग रही है। अब टाइमिंग्स का इशू लाहौर में भी है, कराची में भी है, एंड आई एम श्योर पेशावर में भी अगर हम जिक्र करें तो वहाँ भी GT रोड पर सिर्फ एक ही मंडी लग रही है, मुल्तान में मजमूई तौर पर 7 लग रही हैं। तो हर शहर की डायनामिक्स के मुताबिक अगर ये डिसीजन लिया गया है तो क्या आप दोनों या बाकी शहरों के जितने भी स्पोक्स पर्सन है मवेशी मंडियों के लिए इस पर बात करना चाहते हैं, कुछ ये इशू हाईलाइट करना चाहते हैं कि टाइमिंग्स को थोड़ा चेंज किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात के ऊपर कल से अभी तक हमने तमाम अरबाब इख्तियार तक अपनी बात को पहुंचाया है। हमने लोकल गवर्नमेंट से बात की है कि हमें ये देखें, आप कराची के अंदर जो सब्जी मार्केट है, जो फ्रूट मार्केट है, वो 24 घंटे चलती है। उसके ऊपर कोविड की वजह से कोई असर नहीं है। आज वो भी आपके सामने है जो कि बिल्कुल नियर टू मंडी है, हमारी मवेशी मंडी। 24 घंटे पूरी फ्रूट मार्केट और सब्जी मार्केट चलती है। 24 घंटे आपकी फिशरीज की मार्केट चलती है।
तो इसको आप क्यों डिफरेंट उसको कंसिडर करें? यहाँ के डायनामिक्स ही डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना होगा, वो चाहे लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान हो, पेशावर हो या कोयटा हो, जहाँ पर लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके जो इश्यूज हैं उनको भी टेकअप करना होगा। और हमेशा हम ये बात करते हैं अबूजर कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी मामले में, किसी भी इशू में, उनके साथ मुशावरत के बाद अगर आप SOPs और अपने तमाम प्लानिंग फेज जो है वो कंप्लीट करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम और हर्डल नहीं आएगी। थैंक यू सो मच जी आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल में ठीक की जगह तो अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़रूरी भी था क्योंकि जिस तरह से आपने तमाम बिजनेसेस को, तमाम बाज़ारों को अगर आपने टाइम दिया, रिस्ट्रिक्शन दिए 7 बजे, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें यूज टू हो गए हैं। तो अगर ये सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, अगर थोड़ा सा लोग भी कोशिश करें, थोड़ा सा टाइमिंग बनाकर थोड़ा सा मैनेज करके कोशिश करें, क्योंकि ये उनके लिए भी बेहतर है। अब ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता था कि 24 आवर्स ही आपको बाजार ये लगाने दिए जाते, तो इसलिए कुछ इसमें आपको गिव एंड टेक का ही मामला है। कुछ आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये मंडियां लगेंगी और आप फिर जाके जाम खरीद सकेंगे, तो इसको फॉलो करना भी आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम प्रेस की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और उन्होंने खूब जो है इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। बिल्कुल, उन्होंने कहा यह हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। कुछ करप्शन स्कैंडल्स के उन्होंने नाम भी लिए और कुछ सर्वेज जो हैं वो इंटरनेशनली जो किए जा रहे हैं उनके रेफरेंसेस भी दिए। इसके साथ साथ उन्होंने बिजली बहरान जो कराची में इस वक्त है और बिजली नहीं आ रही उसका जिक्र भी किया। फिर उन्होंने इस हुकूमत में चाहे वो चीनी स्कैंडल है, वो आटे का बहरान स्कैंडल है, और इस तरह की जितनी भी मिसालें वो दे सकते थे उन्होंने दी। और उन्होंने कहा क्या, आपको सुनवाते हैं। इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि PTI की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है। मुशर्रफ का पहला एमनेस्टी स्कीम का उसने खुद फायदा लिया, इमरान खान खुद। साहब जनाब अलीमा खान आप भूल गए हो, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं, आज तक का है मनी ट्रेल कहीं नहीं। एमनेस्टी हो तो अलीमा का एमनेस्टी बजट, आप खामोश। इमरान खान की हुकूमत के दौरान पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में इतना करप्शन कि उन्होंने PIA को बिठा दिया है। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर DC, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहाँ जाता है। बिलियनरी सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन। KPK ने तो करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया। इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, नैब चुप, इलेक्शन कमीशन इस पर डेट पर दे कि ये तो कोई सो मोटो नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं, इस पे करप्शन नहीं। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। और जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात में की थी कि करप्शन नहीं होगा, और अब इतना अब करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता। अली जैदी की जो फ्रंटमैन है वो कंट्रैक्टर है BRT, पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना, इमरान खान का इलेक्शन और PR कैंपेन चलाना। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि आप अगर जैसे नैब चेयरमैन कहता है कि BRT पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटाओ। NFC और 18वीं तरमीम के बाकी हमला करते हैं तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहे। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। और उसके बिलावल भुट्टो काफी गुस्से में भी लगे और उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैर उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में एक छोटा सा सवाल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछना चाहती हूँ। सर, ये मास्क आपने कहाँ से लिया? कल से इंटरनेट पर जहाँ आपकी स्पीच की बात हो रही है, आपके मास्क की धूम भी मची हुई है, तो हमें भी बता दें ताकि हम भी वहाँ से जाके ले लें। बड़ा यूनिक और कस्टमाइज है, बड़ा मजेदार अजरक वाला मास्क है। मास्क के साथ साथ मुझे वो पॉकेट स्क्वायर भी चाहिए। मास्क मैं ऑर्डर कर दूंगी, फिर पॉकेट स्क्वायर आप वो बता तो दें कि उन्होंने लिया कहाँ से, वो पूछना पड़ेगा। चलिए जी, एनीवेज जी, आप थोड़ा सीरियस बात भी कर लेते हैं अबूजर कि उन्होंने जो कल PTI हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा कि तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। और साथ ही साथ एक चीज़ जो उन्होंने इंडिकेट की वो कोरोना के हवाले से थी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में ऑब्वियसली फैला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ड्रेस्टिकली एकदम से ग्राफ डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से सिंध से और ख़ास तौर पर अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कह दिया कि उम्दा
उम्दा टेस्टिंग नहीं की जा रही, बड़ी सेलेक्टिव टेस्टिंग की जा रही है, टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे, जिसकी वजह से नंबर्स को छुपाया जा रहा है। नहीं की जा रही है, मतलब कैपेसिटी नंबर्स को छुपाया भी जा रहा है। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी रोजाना की बुनियाद पर 35,000 है या 50,000 है, तो आप उसके हाफ कर रहे हैं, 60% अभी भी आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये हैं वो इल्ज़ाम जो कि उन्होंने लगाए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने दीगर भी मामला पर बात की है, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा, पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलावल साहब ने कहा कि जो टेस्ट कम अब आ रहे हैं, रिजल्ट्स कम आ रहे हैं कोरोना के, पीटीआई हुकूमत ने असल में उसका हल ये निकाला कि टेस्ट ही उम्दा जो थी वो कम कर दी, जिससे रिजल्ट्स कम आ गए। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं 24 चैनल की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा बिलावल को मशवरा है कि पहले सिंध के हालत-ए-ज़ार और आप सिंध में कोरोना रिलेटेड जितनी भी हमारी और पंजाब की आपस में जब आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। हमने अपनी कैपेसिटी पर डे जो बिल्ड की है दैट इज़ मोर दैन 18,000, लेकिन जो सैम्पलिंग है या जो जितने सैंपल्स आते हैं, टेस्टिंग उन सैंपल पे होती है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक हमने कोरोना पे काबू पा लिया है। लेकिन हम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हमारे हॉटस्पॉट हैं, उनको हम इसलिए लोगों को इनकरेज कर रहे हैं टूवर्ड्स SOPs को फॉलो करने पे, कहीं लोग पिछली ईद की तरह फिर दोबारा से अगर वायलेशन करेंगे तो फिर हम किसी ऐसी सिचुएशन में ना घिर जाएं जिससे रिवर्स होना नामुमकिन हो। लेकिन मेरा बिलावल को मशवरा है कि जितनी भी हमने हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनाए, बेड कैपेसिटी, ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, पंजाब का सिंध से कोई कंपैरिजन नहीं है, और नंबर ऑफ टेस्ट हमारे अभी भी सिंध से ज़्यादा ही हैं। लेकिन जितने हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में सैंपल्स आते हैं या जो लोग गवर्नमेंट को रुजू करते हैं, उन तमाम के टेस्ट किए जाते हैं। तो इसलिए पंजाब की आप फिक्र ना करो, आप सिंध पे गौर करो। मुसरत साहिबा, दूसरी जान एक और अहम नकात जो उन्होंने अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किए, उसमें करप्शन के हवाले से हैं। उन्होंने कहा तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जब से इक़्तिदार में आई है तब से करप्शन हो रही है, वो चाहे पोलियो करप्शन हो, हज करप्शन हो, PIA के स्कैंडल हो, बिलियन ट्री सोनामी का स्कैंडल हो, मालम जबा करप्शन हो, इसके साथ साथ चीनी आटा तेल करप्शन, और BRT तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से शुरू हुई, मुकम्मल नहीं हो पा रही, क्या सिचुएशन है। फिर उसके साथ साथ इस केस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करा रही है गवर्नमेंट, ना इस पर बात करती है। कुछ जवाब है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जहां तक रहेगी चीनी, बिलावल आपके वालिद मोहतरम की कुछ 16 से ज़्यादा शुगर मिले हैं जिनके वो हमेशा से बेनिफिशरी रहे। जो चीनी स्कैंडल में लोग मुलव्वस पाए गए, हमने किसी एक का भी नाम छुपाए बगैर हम उन लोगों को मंजर आम पे लेके आए। जहाँ तक आटा आज आटे की प्राइस वही उस प्राइस पे मिल रहा है 860 जो गवर्नमेंट ने जिसका तयन किया है, और आगे भी इंशाल्लाह ताला ना आटे की शॉर्टेज आएगी। और आपकी नाअहली और नालायकी तो उस वक्त सामने आई थी, और अभी भी पता नहीं आपने गंदम प्रिक्योर की है कि नहीं, अभी भी पता नहीं। आप जब सिंध को बहरान आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम ही रेस्क्यू करेंगे। पिछली दफा तो आपने जो थोड़ी बहुत आपके पास गंदम पड़ी हुई थी, आप उसको ट्रांसपोर्ट ना कर सके, आपके क्राइसिस की वजह से थोड़ा बहुत हमारा जो पंजाब था उसमें भी हमें क्राइसिस फेस करना पड़ा। लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला सारे सूबे हमारे हैं, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, जहाँ तक KP का ताल्लुक है, बलूचिस्तान का ताल्लुक है, पंजाब सूबे ने हमेशा बड़े भाई का रोल प्ले किया। हम इंशाल्लाह अपने पंजाब की आवाम को भी आटा गवर्नमेंट रेट्स पे प्रोवाइड करेंगे, और अगर हमारे दूसरे सूबों को जरूरत पड़ी, जो कि सिंध को पड़नी है, आपका तो हमें पता है कि आप लोगों ने जिन गंदम के गोदाम बनाए हुए थे, गंदम की मालियत से ज्यादा उसका किराया अरबों खरबों वसूल किया। तो आपसे तो हमें कोई परफॉर्मेंस की तवक्को है नहीं, आप सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस पे ध्यान दो और अपनी थोड़ी सी उर्दू को इम्प्रूव करो, अपना बोलना इम्प्रूव करो, बाकी मुल्क हम संभाल लेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सियासी इख्तलाफात होने चाहिए, सियासी बयानात भी होने चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि प्लीज किसी की उर्दू स्पीकिंग पावर के ऊपर, आप पर्सनल जात के ऊपर कमेंट्स करके कुछ अच्छा इमेज अपना भी पोर्ट्रे नहीं करते हैं। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जातियात से निकलकर सिर्फ अगर सियासत पर बात करें आप भी, तो ज्यादा शायद पॉइंट्स जो हैं वो आपके सुने भी जाएंगे। एनीवेज जी, आज है 14 जुलाई, आपको याद होगा जो कि क्रिकेट के फैंस हैं या ओवरऑल स्पोर्ट्स के फैंस हैं, उनको ये दिन इसलिए याद होगा क्योंकि आज फर्स्ट एनिवर्सरी है वर्ल्ड कप फाइनल की, जो कि गुज़िश्ता साल हुआ इंग्लैंड में और वो जीता इंग्लैंड ने। लेकिन फीमेल आपको याद होगा
कि वो इतने आराम से नहीं जीता। साल हमने इंतजार किया इस कि वर्ल्ड कप अपना फाइनल देखेंगे और बड़ी एक्साइटमेंट होती है। जिसको नहीं भी इतना मालूम होता वो भी उस दिन साथ टीवी के बैठ जाता है, अच्छा देखते हैं आज क्रिकेट का चैंपियन कौन बनेगा। पूरी कंट्रीज में जहां क्रिकेट लवर्स हैं वो देखते हैं। मतलब हमारे लिए भारत का मैच भी होगा तो मैं वो भी वर्ल्ड कप फाइनल देखूंगा कि आखिर कौन देख रहा है। तो मतलब ऑब्वियसली कौन जीत रहा है। तो ऑब्वियसली बड़ा एक्साइटिंग मैच होता है। लेकिन हुआ ये कि इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था, इतना ज़्यादा ये एक्साइटिंग था, ये हमने सोचा भी नहीं था कि आखिर में ये होगा कि मतलब हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए कि मैं न्यूजीलैंड के साथ हूँ कि इंग्लैंड के साथ हूँ, अब ये सुपर ओवर कौन जीतेगा। अच्छा सुपर ओवर जब आपको याद होगा कि जब नहीं हुआ तो फिर जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा दुख भी हुआ कि यार बाउंड्रीज पे मतलब हम चौके गिने लग जाएंगे किसने कितने चौके मारे। एनीवेज ये आईसीसी के रूल्स थे। इंग्लैंड फाते रहा, इंटरेस्टिंग था और इंग्लैंड जीत गया। इंग्लैंड जीत गया। ये आप तो वैसे एक क्रिकेट लवर हैं, हार्डकोर क्रिकेट लवर हैं, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे ऑन द रूल्स। बट मैं थोड़ी एक्साइटेड हुई थी कि अच्छा अब ये होगा, अच्छा मुझे लगता है एक सुपर ओवर और होना चाहिए था। चलो जी, एनीवेज इट इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ दिस विनिंग मैच और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लिश क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर पाकिस्तानी नायाद आदिल रशीद, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदिल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? Salam, good morning to UK 44 and 24 News. It's me, Adil Rashid. You know, it's been a year now since today. It's been a year since we won the World Cup, and you know, what are my thoughts on that? You know, it's been a long like 4 years from the last World Cup to this World Cup, where we've been building up. You know, and our vision and dream has been to win the World Cup. You know, since 2015, where England, you know, got out in the knockout stages. We built a new team, new coach, new captain, new players coming in. So we had a mindset. You know, our vision and aim is, you know, inshallah, to win the World Cup in 2019, which everything we did was for that. So you know, it's been a dream come true, not just for myself. I'm sure it's been a good dream come true for everybody else there. You know, the players, families, wives, mums, dads, brothers, everybody watching has been supporting us. And you know, it's something that I'm sure I'll cherish for the rest of my life. And today it's been a year, so you know how quick a year has passed by. You know, it just feels like yesterday since we won the World Cup. So you know, the feeling is there. It's something, like you say, I will hold the rest of my Adil, life. as we speak now, it is 1 year now. But if we just recall the memories and the tied match, then if we especially talk about the super over, what was the feeling in the dugout? What were you thinking? Yeah, you know, the final over, the super over. You know, nobody expected that. That game just went to there. You know, there was lots of ups and downs in the game, but everybody was, you know, everybody was thinking, you know, which way is it going to go. But as a team, you know, we had that mindset, positive mindset, regardless of the position we were in. And you know, like I say, the batsmen there, Ben Stokes, Josh Butler's got into a position to get to the super over. And you know, when we got there, it was almost excitement. The boys were nervous. You know, we were anxious to see the end result. You know, so as a result, you know, that super over, everybody was, you know, glued to their seats. Not just the people watching, but everybody around the world were glued to their seats. And you know, it was nerve-wracking because we didn't know what to expect. We didn't know what's going to happen. But you know, alhamdulillah, thank God we got over the line. And like you said, that's something that, you know, you cannot write. That's not a script that you can write. That's just something that happens. Yeah, Adil, I think that's for sure. I was nervous and the audience was confused that what to do next. But was there any moment when you thought that, you know, this World Cup is ours? You know, do you remember the team, or you were thinking, you know, it's going to be over, we're going to win this World Cup? Yeah, there was no situation where we actually thought we were going to win this game, or we've got this. You know, it was a drawn game until the super over. It went to the very last ball. So you know, everything was getting up to that. We never thought we were going to win this, but we still was confident. We still have that belief that we can do it. But you know, in cricket or sports, you know, you got to make sure you concentrate all the way, and that's what we had in mind, and that's what we tried to do. So it didn't get to any stage. I think the only time it did was when Josh Butler, you know, took the stumps off that very last ball. That was the only time where we really celebrated and knew that we won the World Cup, because there was nothing before that where we thought, yes, we're going to win this in long time. So it was a
tough, tough game to swallow, and it was, like I say, everything went our way. Adil, definitely it is a very happy moment to all. But if we say that England is a home of cricket and bringing back the World Cup to England because it is the first time that we have won the World Cup, how does it feel for the youngsters especially? Yeah, this win means, a lot to English cricket. It means it's massive. First time England ever won the World Cup, ever. So that's a big achievement. But also, like you say, it's big for the country as well. It's hopefully brings youngsters from the streets into playing cricket, into then loving the game of cricket, and knowing that they can achieve something special. They can go all the way if they have that vision and dream. And that is our aim as well as professional cricketers, is making sure the next generation of cricketers, the next generation of people, not just who are into cricket but not into cricket, they will fall in love with the game. And hopefully this is what's happened now. With England, there's a lot more youngsters definitely playing cricket and wanting to play cricket and hopefully become professional cricketers and play for England and having that dream. So I'm sure we made a big positive impact in the England cricket team, not just like you say on just for sport in England, but hopefully as a nation as well. Thank you so much, Adil, for being with us. Thank you much, and definitely this win meant a lot. Especially आप अपने home ground पे खेल रहे हैं, पहली दफा World Cup जीत रहे हैं और इतना सनसनीखेज मुकाबला, उसके बाद आप जीत गए. Who were you supporting, by the way, अबू ज़र? मैं न्यूजीलैंड को वैसे सपोर्ट कर रहा था. मैं I think दोनों को ही सपोर्ट कर रही थी, but I was just excited कि ये हो क्या रहा है मैच में. इंग्लैंड के लिए भी जीतना जरूरी था क्योंकि उनका भी फर्स्ट वर्ल्ड कप था और न्यूजीलैंड दूसरी बार फाइनल खेल रहा था. अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं न्यूजीलैंड वाले. लेकिन इंग्लैंड के लिए ये एक अच्छा मैच था, एक लकी मैच था और एनीवेज मुबारक हो उनको, 1 साल हो चुका है, आज वो चैंपियन बन गए. जी बिल्कुल. इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. पाकिस्तान के हमेशा से हम कहते हैं कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं. ऐसे ही 5 नौजवान हैं जिन्होंने डयाना अवार्ड हासिल किया है इस दफ़ा. डयाना अवार्ड क्या है कि जो इंसानियत की खिदमत करते हैं लोग, उन्हें ये डयाना अवार्ड दिया जाता है. 1999 से ये ब्रिटिश हुकूमत जो है ये अवार्ड दे रही है और इसका मकसद ये होता है कि जो सोसाइटी में लोग फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या किसी तरह कोई NGO चलाते हैं, कोई लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो सोशल राइट्स किसी के ख़वातीन के मसाइल हैं या टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड में अगर कोई वॉलंटियरी काम करता है तो वो डयाना राइट्स. बिल्कुल. और आपको बताएं कि डीजे खान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली नबीला अब्बास वो प्राउड पाकिस्तानी हैं और मुझे उन पर ख़ास तौर पर प्राउड है जिन्होंने ये अवार्ड विन कर लिया है. नबीला अब्बास लड़कियों की तालीम के लिए खसूसी तौर पर काम कर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम नबीला, कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. एक तो जो आप काम कर रही हैं उसके लिए, दूसरा आपकी इस तमाम काम को एक्नॉलेजमेंट मिली और फिर आपने डयाना अवार्ड भी विन किया. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी इस तारीफ का, इस इंकरेजमेंट का. इट रियली गिव्स मी सम पॉजिटिव वाइब्स और 24 न्यूज़ का जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है कि मैं आपके चैनल पे आकर बातचीत कर सकूं. बहुत शुक्रिया. नबीला, कैसा लग रहा है ये अवार्ड जीत कर और कब से ये आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा बताइएगा. जी ज़रूर. बुनियादी तौर पर ये इस अवार्ड के लिए आप अप्लाई नहीं करते. इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये एक आपके लिए सरप्राइज होता है. वो लोग जो आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपके समाजी और इंसानी खिदमत के काम को नोट कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको नॉमिनेट कर देते हैं. ठीक है. और आपको शायद पता ही नहीं होता, अचानक आपको ईमेल में ये सरप्राइज मिलता है कि आप डयाना रेसिपिएंट हैं आप. तो मेरा ये सफ़र अपने एक इनफरादी जदोजहद से स्टार्ट हुआ. एक छोटे से इलाके में पैदा होना, एक ऐसा इलाका जहाँ पर जहालत और लाशऊरी के अंधेरे हों और वहाँ पे वडेरा सिस्टम और वहाँ पे ना आपके बुनियादी वसाइल हुकूक आपको मुहैया हों, जैसे कि सेहत, तालीम, पीने का पानी. वहाँ उस इलाके में अपने हुकूक के लिए ना सिर्फ इब्तदाई तालीम बल्कि अपने आला तालीम का ख्वाब पूरा और फिर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने कम्युनिटी के लिए भी काम करना. तो मैं समझती हूँ ये मेरा एक तरह से फ़र्ज़ भी था और है और इंशाल्लाह आगे रहेगा. और हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते, लेकिन हमारी इन समाजी और इंसानी खिदमत को जो सराहते हैं, असल में हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं इस दुनिया में. नबीला, आपने जैसे बात की कि आपका ये फ़र्ज़ था एज अ पर्सन, आपने ये फील किया कि सोसाइटी में आपकी ज़रूरत है, फैमिली का माहौल होता है, आपके घर पर भी जारी बात है उस तरह से नहीं होगा कि लड़कियाँ पढ़ती होंगी, बाहर निकल कर जाकर अपनी मर्ज़ी की एजुकेशन हासिल करती होंगी. कैसे किया फैमिली को हैंडल, फिर बहनों को, फिर उसके बाद वालिदैन को, फिर किस तरह से उनको समझाया, फिर आप जब माशाल्लाह इस पोजीशन में पहुंची तो उससे कितना फ़ायदा हुआ आपकी फैमिली को?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये कोई पिछले ज़माने की बात नहीं कर रही, अब 220 में भी ऐसा ही है इस इलाके में कि लड़कियों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। उनका मुस्तकबिल यही समझा जाता है कि 9 उम्र में उनकी शादी कर दी जाए, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी फैमिली का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब खुद इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं, अपने अर्ली टीनेज से और फिर अडल्टहुड और फिर अपने इस उम्र के हिस्से में। वो पहले शख्स हैं इस इलाके में जिन्होंने तालीम का इनिशिएटिव लिया और एक नॉन प्रॉफिट स्कूल खोला। अगर मैं समझती हूँ वो स्कूल ना होता तो मैं खुद भी अपनी इब्तदाई तालीम हासिल ना कर पाती। मैंने खुद भी इसी स्कूल से ताहिर मॉडल हाई स्कूल से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है। तो मैं समझती हूँ ये मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में कि हालांकि 4 बेटियां थी, शुरू में 4 बेटियां थी, बेटे नहीं थे। उन्होंने हमें बेटों की तरह पाला और तालीम की तरफ रुझान उनका बहुत ज़्यादा था। उन्होंने परवरिश शुरू की परवरिश में हमें एक तालीम की तरफ रुझान दिया, स्कूल में ले जाते थे साथ। हालांकि उस टाइम स्कूल अभी अंडर प्रोग्रेस था, बन रहा था, लेकिन ये उनका एक शौक था कि अपनी बेटियों को साथ लेकर जाते थे कि भाई देखो मैं इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा हूँ, इंशाल्लाह ये स्कूल जल्द खुलेगा, आप खुद भी यहाँ से तालीम हासिल कर सकोगे। लेकिन रिश्तेदारों का थोड़ा होता है, जैसे ज़माने के ताने, जहालत, ये सब भी आपको सहना पड़ता है। लेकिन मैं एक नसीहत है मेरी, वो ये है कि हमें कभी भी लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद हो कि हमने जहालत और अंधेरों से लड़ना है, लोगों से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से यही वो चीज़ है जिसको आगे लेकर भी चलना है। अब नबीला, आपको तो रिकग्नाइजेशन वर्ल्डली मिल गई है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मिल गई है, तो अभी आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान क्या है, इसको किस तरह आप आगे लेकर चलेंगे? जी, ये मेरा एक जज्बा है जो 2016 से स्टार्ट हुआ था, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है ये रहेगा कि मैंने रूरल डेवलपमेंट यानी देहात के फलाह बहबूद पर काम करना है। काफ़ी सारे इनिशिएटिव मैं ले चुकी हूँ बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ। हमने कई देहात के इलाकों में फ्री स्कूल किट्स के नाम से एक इनिशिएटिव लिया, जहाँ हम बच्चों को फ्री किट्स स्कूल किट्स देते हैं ताकि उनमें शौक पैदा हो। जब उनको चीज़ें मुहैया की जाएंगी तो उनके अंदर ये शौक पैदा होगा कि अच्छा हमने इस पेंसिल से लिखना है, इस किताब से हमने पढ़ना है। तो इसी तरह के मजीद और भी काम कर रही हूँ, और मेरी अपनी फाउंडेशन है, इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएगी अब ऑफिशियली भी, जो कि एफिलिएटेड है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ यूथ वॉइसेस के साथ, द फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड डेवलपमेंट्स। तो मेरे ये जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि देहात के इलाकों की फलाह बहबूद पर जोर दूं, जिसमें सबसे पहला हमारा बुनियादी हक ना सिर्फ हक है बल्कि ये तमाम बच्चों का ख्वाब होता है कि वो तालीम हासिल करें। ज़बरदस्त। नबीला, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि इतने माशाल्लाह एम्बिशियस प्लान्स हैं आपके, फिर फैमिली भी आपकी सपोर्ट कर रही है, फैमिली भी माशाल्लाह ताला सभी आपके फ्रेंड्स भी इसमें खुश होंगे, तो क्या कुछ फ्रेंड्स को इसमें साथ मिलाया आपने? क्योंकि एक ऐसी कॉज है जिसमें ख़वातीन की बहबूद के लिए, ख़वातीन की पढ़ाई के लिए, ख़वातीन की आगे डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रही हैं। कुछ आपकी इस तरह से फैमिली में भी सपोर्ट तो होगी, लेकिन फ्रेंड्स किस तरह से आपका साथ दे रही हैं इसमें? जी बिल्कुल, फ्रेंड्स बिल्कुल मेरा साथ देते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में गई अपने एविएशन मैनेजमेंट डिग्री के लिए, तो वहाँ मैंने सबसे बड़ा फोरम एक खोला एविएशन लिटरेरी फोरम के नाम से, जिसका मकसद भी यही था कि हम देहात और शहरी नौजवान के बीच जो गैप है, जो सोशल कोहेशन है, उस चीज़ को ख़त्म करें। तो इसमें मेरी फ्रेंड्स ने बिल्कुल साथ दिया इस फोरम को डिवेलप करने में, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में, सेमिनार्स हम कराते थे, वर्कशॉप्स कराते थे। हमने 5 से 10 से पहले स्टार्ट किया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये 500 तक तादाद चली गई। तो मैं समझती हूँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ऐसी मिली है कि अच्छे लोग मिले हैं, अच्छी दोस्त वगैरह मिली हैं जिन्होंने साथ दिया है, मेरे इनिशिएटिव, मेरे विजन पे बिलीव किया है। बिल्कुल सही नबीला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, एंड आई रियली होप कि आप अपना ये सफ़र जो है वो जारी और सारी रखें। और आपकी सारी कॉन्वर्सेशन से मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल विमेन देयर इज़ अ मैन हु इज़ हर फादर, एंड उनका स्ट्रॉन्ग होना, उनकी सपोर्ट होना बहुत मैटर करता है। और ये आपकी मिसाल हमारे सामने है। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरी मिसाल सामने है। फादर्स को आपको एजुकेट करना है, तभी लड़कियाँ जो हैं वो अपनी रिक्वायर्ड एजुकेशन जो है वो पूरी कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबीला साहिबा। और जैसे कि आपने जिक्र किया ना कि फादर्स का साथ, और ये जब हमने जहाँ कोई केस ऐसा देखा है जहाँ पे खवातीन आगे बढ़ रही हैं, उसके पीछे वजह यही होती है कि उनके वालिदैन जो हैं वो उनको भरपूर सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स में फादर्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये साथ हमेशा रहना चाहिए, बड़ा खूबसूरत ये रिश्ता होता है। इसी तरह अगर ये चलता रहे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और कल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा था तो मैं एकदम परेशान हो गई कि ये टॉप ट्रेंड क्यों चल रहा है, और मुझे जेन्युइनली ऐसे लगा कि शायद देयर निकाह फायर्ड और कुछ ऐसी बात हो जाएगी, क्योंकि इतना सीरियस सीन था और इतनी सीरियस बातें इन्हीं के मुंह से होती थी। मैं बात कर रही हूँ हानिया आमिर और आसिम अजहर की, जो कल दोनों अलग अलग टॉप ट्रेंड पर थे। आसिम अजहर अलग टॉप ट्रेंड और हानिया आमिर अलग टॉप ट्रेंड। एंड वी हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर, नाउ आई विल से रूमर, के they were seeing each other, all the pictures and holidays and everything. बट कल एक लाइव सेशन के दौरान अबू सर हानिया आमिर ने आयमा बेग को ये बताया दैट आई एंड आसिम अजहर आर जस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, ये मतलब वैसे मुझे फ्रेंड जोन करार दे दिया उन्होंने आसिम अजहर को टू आसिम, लेकिन ये ऐसा बहुत से लड़कों के साथ हो जाता है, कोई बात नहीं, आप पहले नहीं है। उन्होंने कहा क्या दिखाते हैं पहले आपको। We're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. But we are. मुझे पता था. No. Listen. अच्छा, okay, ठीक है. Okay. No. Actually, we're great friends. We're there for each other. मैं उसकी वीडियो में भी आई हूँ. What is that? I'm gonna make him help me with a song that I'm doing. He's gonna be there for that, and I hope I can make him do it. But we're there for each other, yaar. When he's around, I'm there for each other. But as long as relationships and are you together is concerned, I'm not with anyone. Her boyfriend is her work these days. My work these days and myself. जब ये हानिया ने अनाउंस किया, ये क्या हो गया? मतलब ये जब अनाउंस करी थी, मुझे लग रहा था जो आयमा बेग हैं वो भी सरप्राइज हो गई, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लग रहा था ऐसे लग रहा था। अच्छा, ये कल ना मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे ये टॉप ट्रेंड, तो एक बड़े एक्सपर्ट जैसे लोग मुझे लग रहे थे, उनमें से एक बात थी, खैर मैंने कहा चले आपसे शेयर कर दूं, किसी ने कहा कि सीइंग ईच अदर और डेटिंग में फर्क है। तो ये जो है शायद सीइंग ईच अदर कर रहे थे, कल बहुत हुआ। आप उनके टॉप ट्रेंड्स खोल कर देखें, इतनी मीम्स चल रही थी। ऑब्वियसली आसिम अजहर की सपोर्ट में भी, हानिया की सपोर्ट में भी वो कहीं एक अवार्ड मिला था, और वो पिक्चर जो है वो वायरल हुई और उन्होंने कहा कि ये हानिया आमिर जो है वो फ्रेंड जोन्ड करती हुई आसिम अजहर को अवार्ड दे रही हैं। बट पता नहीं, अब इनकी पर्सनल लाइफ है, बट आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द मीम्स, लेकिन होना नहीं चाहिए था। और कोई मुझे अभी ये भी एक मीम में ये भी कहीं जिक्र था कि अभी जो रीसेंट ड्रामा ऑन एयर है हानिया आमिर का दिलरुबा, उनमें उनका कुछ कैरेक्टर ऐसा है कि उनकी बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती होती है और फिर वो कहती हैं ये सिर्फ दोस्ती है, हम वी नॉट डेटिंग, वी नॉट कपल। तो पूरा ड्रामा जो है वो उसमें असल लाइफ में भी आ गया। एनीवेज कोई बात नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है, ऐसा वो पहली बार हुआ नहीं है, बहुत से लोगों के साथ बहुत सी जिंदगी में हो जाता है। ये थोड़े सेलिब्रिटीज हैं तो ऑब्वियसली इन पर डिस्कशन हो जाती है, वरना ये रूटीन है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, ऐसे काफी हो जाता है। एनीवेज एक और मामला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होगा, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, फिर उसका फैमिली पर असरात, फ्रेंड्स पर असरात, और उसकी एक वजह टिकटॉक भी बन रही है। इसीलिए बहुत से केसेस आ रहे हैं, टिकटॉक के इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, उस पर लोग अब कोर्ट्स में भी जा रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, कि पता नहीं इसके कितने नुकसान हो। बिल्कुल, मुल्तान बेंच में तो बाकायदा इसकी एप्लीकेशन जो है वो दायर भी कर दी गई है। और आपको ये भी बताएं कि टिकटॉक एक ऐसा शौक जो बच्चा, बड़ा, एल्डरली, हर कोई इसमें जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन दैट इज़ ट्रू एज वेल कि इसके इस्तेमाल से बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से लोग जान की बाजी भी गई। आपको रीसेंट इंसिडेंट याद होगा, 3 दोस्त एक टिकटॉक बना रहे थे, नहर में गिर गए और फिर उनकी बॉडीज़ जो है वो निकाली गई, गन के साथ टिकटॉक बनाते हुए गोली चल गई और नुकसान हो गया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स तो होते हैं, लेकिन वही बात जो मैंने PUBG को बैन होने पर बोली थी कि आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन करके ये वायलेंस, ये एग्रेशन नहीं कंट्रोल कर सकते। आपको तरबियत और काउंसलिंग के ऊपर फोकस करना। लेकिन सिमल, अब ऑब्वियसली ये बात आपकी भी ठीक है, लेकिन होता ये है कि ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट भी लोगों का एक सोच होती है कि शायद अगर आप बैन कर देंगे, ओवर एक्सेस ऑफ यूज़ जो है वो भी चीज़ों को ख़राब कर देती है, मुआशरे को ख़राब करती है। इसीलिए हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में एक दरख्वास्त दायर की गई थी एडवोकेट उमैर रज़ाक साहब की जानिब से। उनसे हम जान लेते हैं कि उन्होंने ये दरख्वास्त दायर क्यों की, उन्होंने इसमें क्या उस दरख्वास्त का मतन क्या है और वो क्यों इस तमाम सूरत हाल के इतने खिलाफ हैं टिकटॉक के कि उन्होंने कहा कि इसको बैन करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम उमैर रज़ाक साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से जी, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उमैर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में टिकटॉकर हिरा खान भी मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिरा।
क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच हिरा फॉर कमिंग इन। और अब हम चलते हैं जी। तो उमैर साहब ये बताइएगा कि हमारे स्टूडियो में तो टिकटॉकर मौजूद हैं, वो तो टिकटॉक के हवाले से गुफ्तगू कर लेंगी। आप बताइएगा कि आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपने दरख्वास्त दायर कर दी हाई कोर्ट बेंच में मुल्तान के, क्या आपने कहा इसमें, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हमने फ़ाइल की है ना, ये एक है पिटिशनर शहबाज अहमद, जिनका ताल्लुक जतोई से है। और फिर वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि सर हम ये ऐसे केस फाइल करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर मेरी लीगल टीम जो पूरी, जिसमें फैसल इकबाल, आबिद शाह जिलानी और दूसरे मेरे जो एसोसिएट्स कोलीग्स थे, तो हमने इस पर वर्क किया और सारी चीज़ें फाइंड आउट्स की और वो वीडियोज़, वो मटीरियल जो आजकल एयर हो रहा है, उस सब चीज़ को सामने रखा। तो एक चीज़ ये देखी जो हमने सबसे पहले, वो ये थी कि क्या जो ये वीडियोज़ हैं इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, वो क्या कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसकी हद तक हम गए हैं हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में और हमने पिटीशन फाइल की है अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। तो बेसिक पर्पस उसमें ये है कि इनअप्रोप्रिएट मटेरियल जो एयर हो रहा है उसकी एक तो रोकथाम की जाए, और इस तरह के कई इंसिडेंट जैसे अभी आपने अपने शो में भी इनका जिक्र किया है, जैसे डेथ्स हुई हैं और इसके अलावा भी रिसेंटली वायरल हो रही हैं वीडियोस, तो वो सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक। उमैर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हिरा आपसे हम बात करना चाहेंगे, एज अ टिकटॉकर कितने साल से आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर रही हैं? हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव? व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस डू यू मेक? सबसे पहले तो ये बताइएगा। एक्चुअली मुझे 5 मंथ्स हुए हैं पब्लिकली टिकटॉक पे आए हुए। वैसे मेरा 1 ईयर का अकाउंट है लेकिन प्राइवेट था, और मेरे आई थिंक सो 5 मंथ्स में 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी बनाती हूँ, फ़नी भी बनाती हूँ, हर लिहाज से जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, जो ट्रेंड चल रहा होता है, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। अभी उमैर साहब ने जैसे कहा कि इनअप्रोप्रिएट मटेरियल होता है टिकटॉक पे। आई एम नॉट अ टिकटॉक यूज़र, मेरे पास ये एप्लीकेशन भी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। लेकिन थोड़ा व्यूअर्स के लिए भी बताइएगा, क्या वाकई कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियोस होती हैं, कुछ मटेरियल होता है जो नहीं होना चाहिए? कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें ये सब कुछ नहीं होता? हर चीज़ का गलत आप टिकटॉक को इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं दे सकते। यूट्यूब में क्या कुछ है जो नहीं है? आप लोग अगर टिकटॉक को बिल्कुल साइड पर कर दें तो यूट्यूब भी आपको उतना ही नुकसान दे रहा है जितना आपको टिकटॉक। तो एक फनी एप्लीकेशन, यूट्यूब के ऊपर आप रिपोर्ट कर सकते हो, बैन लग जाता है। यूट्यूब के ऊपर आप रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बैन होने का आपको कंफर्म नहीं पता होता कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन टिकटॉक पे अगर आप 1 से 2 रिपोर्ट करते हो, आपकी वीडियो फौरन गायब हो जाती है। और मेरी तो सिंपल, मैं ड्राइव कर रही होती हूँ और मेरी वीडियो वो नहीं लगाते कि ड्राइव के दौरान ये नुकसानदेह है। मैंने एक आर्टिफिशियल पिस्टल थी, उसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने 5 सेकंड्स में मेरी वीडियो बैन कर दी। हिरा आपके साथ मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा पर्सनल हो गए, वरना नहीं मोस्टली मैंने तो नहीं देखी। पकड़ के वो गोली लगने वाला इंसिडेंट हम ही ने अभी रिसेंटली हुआ। लेकिन वो आप देखें ना, अगर वो चलता भी है ना तो वो फौरन बैन करने की कोशिश की जाती है। वो अगर उनकी आंखों से वो तो बैन उन्होंने करना है, लेकिन मामला ये है कि वो तो कंपनी जो करेगी, हमारे जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी बात करनी चाहिए कि ये आखिर इस तरह क्यों इतने मतलब हद तक चले जाते हैं। उमैर साहब ये बताएं कि हिरा साहिबा तो कह रही हैं कि जी टिकटॉक जो है ऑब्वियसली हर चीज़ का गलत इस्तेमाल होता है, तो अगर आप गलत इस्तेमाल नहीं करते तो फिर तो कोई इशू नहीं है। आपके ख्याल में बैन लग जाएगा तो इससे काम ये रुक जाएगा, मसला ठीक हो जाएगा, आपको लग रहा है? या कोई और इसका हल है? क्या लोगों को या कोई कैंपेन की जाए, समझाया जाए कि आप इसका इस तरह से यूज़ ना कीजिए? अच्छा, सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हीरा ने सही पॉइंट आउट किया है। मैं एग्री करता हूँ, इस चीज़ से मैं डिफर नहीं करता। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे इन्होंने यूट्यूब का जिक्र किया है, यूट्यूब में इस तरह की वीडियोस नहीं होती। मतलब इस तरह की आवाज़ अगर स्टूडियो में आ जाए तो हिरा भी सुन पाएंगी। जी उमैर आप कंटिन्यू रखिएगा। जी तो वो ऐसी वीडियोस जो टिकटॉक के जरिए बनाई जा रही हैं, उसमें आपकी लाइफ इन डेंजर है। और लाइफ इन डेंजर के साथ साथ आप ये देखें कि कल और परसों ऐसे लाहौर के रिपोर्ट हुए इंसिडेंट्स जिसमें वो जो है एग्रीव्ड गर्ल्स वो गई हैं, अप्रोच किया उन्होंने इसे जो है आपका साइबर क्राइम विंग। मतलब इस किस्म की चीज़ें, एक्टिविटीज़ वो यूट्यूब पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो राइट टू प्राइवेसी है और राइट टू लाइफ है, वो दोनों डेंजर में हैं। मतलब इस किस्म का जो कंटेंट है हम उसके खिलाफ है, ना कि हम जो वैसे ज़रूर चलता रहे बट विद लिमिट्स चले, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें कंटिन्यू रहे।
बिल्कुल सही, लेकिन उमैर साहब विद लिमिट्स कैसे हो सकेगा? एक एप्लीकेशन जो ऑब्वियसली इटसेल्फ रिपोर्ट भी कर रही है, इटसेल्फ आप अगर उसको रिपोर्ट करते हैं जैसे हिरा बता रही हैं तो वो बैन भी हो जाता है, किस किस को रोकेंगे? यहाँ पे तो 6 महीने के बच्चे के टिकटॉक्स जो हैं वो भी बनाए हुए होते हैं और लोगों ने जो है वो इतना क्रेज है हमारी आवाम में इस चीज़ का। जी, इसके लिए ये होता है कि जैसे भी कोई ऐप जहाँ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है उसके लिए बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वो सारा इस चैप्टर को गवर्न करती है। जब वो गवर्न करती है तो उसे चाहिए कि वो इस किस्म के रेगुलेटर्स अपॉइंट करे कि जो मॉनिटर करें प्रॉपरली और डेली बेसिस पर कि इस किस्म का अगर कोई कंटेंट है तो उसे वो फौरन फिल्टर करते रहें, और जो कंस्ट्रक्टिव आपका है जैसे कोई वीडियोस हैं आपकी एप्लीकेशन में है क्या? आप मुकम्मल बैन चाह रहे हैं या अमेंडमेंट्स चाह रहे हैं? पीटीए की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस चाह रहे हैं? जी हाँ जी, इसमें मैं जो चाह रहा हूँ, हम वो चाह रहे हैं, एक तो फिल्ट्रेशन, फर्स्ट वन फिल्ट्रेशन, ठीक है, और सेकंड वन अगर वो फिल्ट्रेशन हो जाती है और कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज हो रही है, जैसे यूथ है उन्हें भी कोई एक्टिविटी जरूर चाहिए तो वो उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव पर्पस इसमें है क्या? टिकटॉक से आप क्या एजुकेशन दे सकते हैं? कोई मतलब टिकटॉक से आपने सिर्फ फनी वीडियोस बनानी है, मतलब उसमें क्या लोग देंगे? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती। इरा से पूछ लेते हैं कि टिकटॉक का कंस्ट्रक्टिव पर्पस क्या है, इससे आपका मैसेज कोई किस तरह से अच्छा मैसेज? आजकल जो जनरेशन जा रही है, मोस्टली जिन लोगों के कैरियर बन रहे हैं वो टिकटॉक से बन रहे हैं। आप मोस्टली आप मूवीज़ देखें, आप ड्रामास देखें, तमाम टिकटॉकर्स फील्ड में आ रहे हैं। जिन लोगों को आगे प्रमोट नहीं हो पा रहे थे किसी रीज़न की वजह से, अब वो लोग इस एप्लीकेशन के ज़रिए प्रमोट हो रहे हैं। अपना जो उनका एक फेम है कि उन्होंने एक्टर बनना है या कॉमेडियन बनना है, इस जरिए से वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो उनका तो ये मतलब रिस्क खींचने वाली बात है। इस बात से बिल्कुल डिफर करूंगी कि कंस्ट्रक्टिव पर्पस क्या है। एक टिकटॉकर जैसे हिरा हैं और उनके फॉलोअर्स 1.6 मिलियन हैं, दैट मींस 16 लाख लोग इनको विद इन 5 मंथ्स फॉलो कर रहे हैं और लोगों के पता नहीं कितने कितने मिलियंस फॉलोअर्स हैं। तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट तो जाता है ना, वट एवर द वीडियो यू मेक। ये फिर आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तो टिकटॉकर्स को बुलाया था कि कोरोना एसओपीज को फॉलो कराने के लिए हम उनको फ्रंट लाइन पर लेकर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ आपको अवेयर कराना कि आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप किसी को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, उसके लिए भी आपको पूरी ग्रूमिंग चाहिए, पूरे एक सिस्टम चाहिए, पूरा आपको एक काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि जिस तरह अंदाज से आप मैसेज जो कन्वे कर रहे हैं उसके लिए भी तो वो पोटेंशियल उसके पास होना चाहिए ना, कि वो पोटेंशियल है या नहीं है। अब सिर्फ एक 2 मिलियन लोग अगर आपको फॉलो करें और पाकिस्तान की मेजॉरिटी किस तरह से वहाँ पर वीडियोज़ लगाती है, फिर जो फॉलो करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उधर से अंदाजा होता है वो मैसेज रिसीवर कैसे हैं और मैसेज सेंडर कैसे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई वजह नहीं है। That's another debate। लेकिन उमैर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आप समझते हैं कि इसको हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्टली लोग कर भी रहे हैं? फनी चीजें जो हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ है, एंटरटेनमेंट है, फारिग टाइम में आप उससे एंटरटेन भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज अगर कन्वे हो जाए इसमें तो वो भी एक अच्छा है। आप क्या समझते हैं इस पर? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि बेसिकली जो टिकटॉक एप्लीकेशन है, अगर हम उसे इंजॉयमेंट के तौर पे यूज़ करें तो वो बहुत वेल एंड गुड, मतलब एक बहुत अच्छी ऐप है, इसके हम अगेंस्ट इस सेंस में नहीं है। और सेकंड वन, अगर आप ये देखें ना कि वो जो मैं अभी बात कर रहा था इनअप्रोप्रिएट कंटेंट की, वो ये कंटेंट है कि आपने कई दफ़ा देखे होंगे कि ऐसी टैगिंग, ऐसे वर्ड्स ऊपर वीडियो के ऊपर लिख दिए जाते हैं और साथ एरो के निशान बना दिए जाते हैं, और साथ एक लड़की बैठी हुई है तो उसकी तरफ वो जिस तरह के वो ऑब्सीन किस्म के वो बनाए जाते हैं, एरोज वगैरह, और ऊपर वर्डिंग लिखी जाती है, हम उस चीज के खिलाफ हैं। ठीक है उमैर साहब, तो इस चीज के खिलाफ हैं। उमैर साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि आप जो है कंटेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका ये मसला नहीं है कि टिकटॉक में फिल्ट्रेशन चाहते हैं। हिरा, आप बताएं कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स सर्कल में, आप 1.6 आपके हैं, ऑब्वियसली आपके फ्रेंड सर्कल भी होगा, उसमें कुछ इस तरह का इनअप्रोप्रिएट आपको कभी नजर आया हो मैसेज या कोई बात, तो आपने रोका है कभी किसी को, या फिर आप भी जाने देती हैं जो भी चल रहा है? नहीं, एक्चुअली उनकी भी एक बात सही है कि जहाँ तक लोग, हमारी पाकिस्तानी अवाम किसी भी जगह पे, आप टिकटॉक को भी छोड़ देना, किसी भी जगह पे आपको चैन नहीं लेने देंगे। मतलब उन्होंने हर चीज़ में से नेगेटिविटी निकालनी है। अब आप यूट्यूब देखें, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं उसके अंदर आपको बाद में एडिटिंग करके, उसके अंदर बाद में आपको लफ्ज़ ऐड करके और उसको वल्गर कर दिया जाता है, हालांकि हम लोगों ने वो चीज़ नहीं बनाई होती जितना उसको वल्गैरिटी में ले जाते हैं। आप देखिए टिकटॉक पे ऐसी वल्गैरिटी की तरफ मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन ऐसी वीडियोस भी हैं जो लोग ये कर रहे हैं, जैसे अभी वकील साहब ने जिसका रेफरेंस दिया, अभी एक लड़का, हम जो लूप चला रहे हैं टिकटॉक्स का, वो बोट पर बैठकर ऐसा लग रहा है बिल्कुल गिरने लगा है नहर में। क्या जरूरत पड़ी है? क्या आखिर आ गई है कि आप एक नहर में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर, क्या आपके चंद टिकटॉक
फॉलोवर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक खातून कायदे मज़ार कायद पर जाकर डांस करती हैं और टिकटॉक बना लेती हैं, क्वालिटी इट डजंट मेक सेंस। क्वालिटी भी नहीं है, आप क्वालिटी बिल्कुल अगर इधर चेक करें ना, आप फॉलोअर्स देख रहे हैं, आप यूट्यूबर्स को देखिए, वो कुछ भी कर जाते हैं कि उनके सब्सक्राइबर बढ़े, वीडियो के ऊपर वीडियो बिल्कुल पॉजिटिव होती है और आप उसकी कैप्शन देखें बिल्कुल नेगेटिव होती है। वो तो एक और वो स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर नहीं, वो बात और चीज है। आप देखिए कंटेंट की बात हो रही है, देखिए यूट्यूब के कंटेंट देखें ना अगर हम, तो यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा, बड़ा आप शेर असल गुफ्तगू होती है। लेकिन अगर आप देखें टिकटॉक के ऊपर क्या आपके पास कंटेंट है, सिवाय आपने म्यूजिक के ऊपर डांस कर लिया है या इसके अलावा आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया या फनी बातें, पॉजिटिव कंटेंट दे सकते हो। मुझे 5 पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वीडियोस बताइए जो आपने या किसी भी आपके फेलो टिकटॉकर्स ने बनाई। एक्चुअली आप अब जैसे मदर्स डे आता है, 5 तो बहुत ज्यादा, मेरे 2 निकले तो बड़ी बात है। नहीं पॉजिटिव, अब हमारे गवर्नर साहब ने बुलाया था उनको, तो उन्होंने तो उसके बाद देखी थी क्या वीडियो थी गवर्नर साहब ने जो बुलाया था, उसके बाद उसके ऊपर 2000 मजाक बन गए। बोलना है, लोगों ने तो बोलना है, लेकिन 5 कंस्ट्रक्टिव वीडियोस बताएं ना, मैं सुन रही हूं। एक्चुअली ये मुझे अब बिल्कुल तो याद नहीं आएगा अचानक से। अच्छा, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स हेरा, ये तो बड़ा नहीं, मैं बताता हूँ, आप 5 अपने गाने फेवरेट बता दें जो आपने चलाए हैं या फनी आपने जो वीडियोस बनाई है वो आ जाएंगे। ऐसे मत कहें, लेकिन चलें अभी आप मदर्स डे का जिक्र कर रहे हैं। मदर्स डे का होता है, उसके अलावा इस्लामिक वीडियोस बहुत ज्यादा होती हैं उसके अंदर। लोग जब हमारा रमजान स्टार्ट होता है, हमें पता होता है हमने किस टाइप की वीडियोस बनानी है जो हमें आगे लोग रमजान पे और ईद पे फर्क हो जाती होंगी, बहुत फर्क हो जाता है। रमजान में फुल दुपट्टा हो जाता है, हिजाब हो जाता है, बुर्का हो जाता है, मतलब वो लोग इस चीज को ये नहीं चाहते कि हमारा मजाक बने। अब आप वैसे भी देख लें, वैसे कौन लेता है दुपट्टा आजकल, बहुत मोस्टली गो इन दैट डिबेट, और हम टिकटॉक पर ही रहते हैं। बट नॉर्मल लाइफ में कौन ले, और उसके साथ साथ फिल्ट्रेशन पार्ट बहुत मैटर करता है। वो इनअप्रोप्रिएट मटेरियल के हवाले से हो या डेंजरस मटेरियल के हवाले से हो, देयर इज अ लाइन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन फनी होने में और वर्गर होने में। उसको जो क्रॉस करते हैं फिर उनकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में मेजॉरिटी को ये लाइन का पता नहीं है कि कब आपको वो क्रॉस करनी है, कब नहीं करनी। यही प्रॉब्लम है, यही वजह है कि आज तक हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ आती है, सोशल मीडिया हो या कोई और प्लेटफॉर्म आता है, हमेशा उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको वो अवेयरनेस नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होता, वो आपके पास समझ नहीं होती कि आपने वो लाइन कब नहीं क्रॉस करनी है। और मेजॉरिटी को फिर आप लाइन क्रॉस करते देखते हैं, फिर इश्यूज भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं और फिर उस पर बैन भी लगता है। उमैर, मैं आपसे जाते जाते एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, बिल्कुल छोटा सा सवाल जो मेरी पर्सनल नाराजगी है टिकटॉक से, ये हमारे बच्चे खराब कर रहा है। जिस तरह की वीडियोस छोटे छोटे बच्चे, टीनेज बच्चे बना रहे हैं, ये उनकी सोच नहीं हो सकती, ये उनकी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते। मुझे लगता है हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने अपनी जो रिट पिटीशन फाइल की है उसके अंदर सेम यही ग्राउंड लिया है। उसमें टीनेजर्स और स्पेशली जो फैमिली स्ट्रक्चर है हमारा पाकिस्तान का, वो बहुत बैडली इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। तो ये मैंने उस चीज़ में ग्राउंड भी लिया है ताकि इस चीज़ को मतलब एक लिमिट के अंदर वो कर लें, तो फिल्टर्स कर लें इन पे अप्रोप्रिएट मटेरियल, सारी चीज़ें, तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इसे यूज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं ठीक है। थैंक यू उमैर, और इरा आपका भी शुक्रिया क्योंकि आप भी हमारे साथ मौजूद थी और अपना आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। लेकिन मेरे ख्याल में सिमिलर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू हिरा का जो है वो ठीक है अपनी जगह पर, इसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें। लेकिन प्रॉब्लम आती है अगर यहाँ पर मेजॉरिटी में लोग नहीं करते, मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच हिरा फॉर कमिंग। और अभी मैं आपके टिकटॉक्स देखूंगी भी, मैं नॉर्मली नहीं देखती लेकिन सिंस आई हैव मेट यू तो मैं जरूर देखूंगी। एनीवेज, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम कि जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन है पूरी दुनिया में, कोरोना क्राइसिस है, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं किसी तरीके से भी, चाहे आप फाइनेंशियली हेल्प करें, किसी को सपोर्ट करें जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, या फिर आप किसी को मॉरली इतना स्ट्रॉन्ग करें, उसको आप हिम्मत दें, जिसकी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है मुनीम नवाज ने जो कायम की। जी बिल्कुल, एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल, और वो मिसाल अवेयरनेस के ज़ुमरे में एक पोएम की शक्ल में। आओ बने ऐसा क्या हुआ कि हम इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं इस मशीन के दौर में, ऐसी भाग दौड़ में। नफ्सा नफ्सी ऐसी है कि एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते, हम वो सोच भी नहीं पाते। वो सोच आई मुनीम नवाज को, उन्होंने ये लिखा, जो कि फैशन इंडस्ट्री में एज अ फैशन डिज़ाइनर तो बहुत ही फेमस हैं, बड़ा नाम है, लेकिन ये वाली साइड जो है वो बड़े कम लोग जानते भी हैं और देखते भी हैं। तो पहले आपको वो पोएम सुनाते हैं जो एक्चुअली उन्होंने लिखी भी है, और पढ़ी खुद मौजूद हैं स्काइप के थ्रू, उनसे हम बात करेंगे और
और उनका ये मैसेज जो है वो उन्हीं की ज़बानी समझने की भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। अस्सलाम वालेकुम सिमर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। एन अमेजिंग मैसेज मुनीब, आई एम एक्चुअली जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मुनीब, जैसे कि आप माशाल्लाह डिज़ाइनर तो बड़े मशहूर हैं, हम हमेशा से आपके फ़ैन हैं। ये जो पोइट्री की जो लिखा आपने, इतना अच्छी सोच, कैसे ख्याल आया? ऑब्वियसली आप लिखते होंगे, लेकिन इस तरह से इसको पब्लिक करना और उसके बाद उसको पिक्चराइज करना, ज़रा इसका जो सफ़र है वो बताइएगा हमें। यार लिखने का जो सफ़र है वो तो मेरा बहुत बचपन से ही चल रहा है, लेकिन समहाउ डिज़ाइनर बनने के बाद इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इंसान भी बन सकूं कि जो अपने शौक थे उनको पूरा कर सकें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बंदा करना चाह रहा होता है वो आई थिंक ये कोरोना ने हमें जो एक चीज़ दी है वो है वक्त की अवेलेबिलिटी। तो उसके अंदर जाके फिर जब मैंने रियलाइज किया कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं मुझे किताब लिखने का एक बचपन से बहुत शौक था। मैं इतनी किताबें पढ़ रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, तो मैं उसके थ्रू अगर एक मैसेज किया जा सकता तो वो मैंने कोशिश की। फिर हुआ ये कि मैंने ऐसी एक चीज़ एक रात को लिखी। ये इसकी ना जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, क्योंकि मैंने ये लिखा था to all the ये जो people who lost their lives during not just COVID but also जो ये लोग होते हैं जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं और हमारी ये जो हम लोग एक अजीब कश्मकश में लगे हुए हैं कि जी हम लोगों ने किसी से लड़ना है, लेकिन औलाद तो उनके लिए भी औलाद ही है, औलाद हमारे लिए भी औलाद ही है। तो ये जो लड़ाई और ये जो झगड़े हो रहे हैं जो पॉलिटिकल होते हैं, समटाइम्स उनको हमें समझने की सोच भी नहीं रखते हम लोग। तो कुछ मैंने न्यूज़ क्लिप्स देखे, कुछ मैंने वो ऐसी वो चीज़ें देखी जहाँ पे बच्चे अपने खोए हुए वालिदैन के या अपने वालिद के खोए हुए पीसेस के साथ, उनकी मेमोरेबिलिया के साथ तस्वीर को हग करते हुए, वो फिर जब मैंने देखा ना कि कभी देखे हैं वो ख्वाब किसी और के लिए, क्योंकि वो जो आगे लड़ रहे होते हैं, जो आगे जा रहे होते हैं, वो अपने लिए नहीं जाते, वो दूसरों के लिए जा रहे होते हैं, जिनकी खुशी उनको अपने आप से ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तो वो जो हम लोग अपने घर को जला रहे हैं, इस वक्त जला बैठे हैं ऑलमोस्ट, अभी टाइम है कि हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। खैर ये मैंने लिखा, फिर मैंने वो लिख के अपने एक दोस्त जो बड़े म्यूजिक के पैकर है, मेरे एक दोस्त खुरम जो जोश बैंड के हैं, उनको मैंने कनाडा में भेजा कि यार ये मैंने लिखा है, देखो इसके साथ कुछ कर सकते हो। उसने कहा कि हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि मैंने घर के बाहर बैठ के ना अपने लॉन में ऐसे ही अपने फोन पे रिकॉर्ड किया, और उसने कहा कि हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करने की जरूरत, खैर है जैसे तुम्हारी एक इमोशन रही है उसी के साथ चलते हैं। अच्छा। तो उसने उसके लिए म्यूजिक, हाँ जी, सो ये किसी स्टूडियो में नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ, ये मेरे फोन पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है सादे, जिसपे अभी आप मुझसे सुन रहे हैं। सो इसके अंदर कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है, यही मेरी बेचारी आवाज थी जो उसने कहा कि अब हम इसके साथ करेंगे। Sorry? मैंने कहा आई डिडंट नो ये कैंडिडेट शूट था, क्योंकि वो इमोशंस जो हैं, फिर इसका मतलब आपके बहुत ही रियल और नेचुरल हैं। वो आई थिंक वो इमोशंस नेचुरल ही थे, इसकी वजह से क्यू ने कहा कि हम इसी के ऊपर म्यूजिक डेवलप करते हैं, और क्यू ने एक बड़ी हल्की सी म्यूजिक डेवलप की। फिर मैंने बिलाल खान जो मेरे दोस्त हैं कराची में, उन्होंने डायरेक्ट की, उसको मैंने कहा कि यार मेरे ख्याल से ये तुम्हारे टाइप का काम है, तुम इसको कुछ विजुअल करके दिखा दो मुझे, क्योंकि मेरा काम इतना ही था कि मैंने ये लिखना था। फिर मुझे जबरदस्ती उन्होंने पढ़वा भी दिया, वरना मेरा आइडियल मकसद ये था कि मैं लिखूं, कोई और पढ़े, और फिर आगे से आगे ये एक स्टोरी टेलिंग का और पोइट्री का जो एक कल्चर है वो हमारे मुल्क में वापस आए। बिकॉज अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री देखें ना, और हिस्ट्री ऑफ सोशल रेवोल्यूशंस जब भी देखते हैं, तो उसमें पोइट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हमारे मुल्क से पोइट्री जो है ना वो बहुत, या तो अब मज़ाहिया पोइट्री होना शुरू हो गई है, लेकिन एक जो दिल को थोड़ा सा रीच करने वाली पोइट्री होती है ना, वो अब मेरे ख्याल से हमारी कॉन्वर्सेशन से ही निकल गई है। लोग भूल चुके हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त लिखते हैं, मैं चाहता हूँ आप लोगों में से भी जो लोग लिखते हैं, उसमें से मकसद यही है कि आप लोग भी अपनी जो लिखें उसको लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें। अगर कुछ नहीं, एक जिंदगी भी आपने बदलना शुरू कर दी तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा सवाब भी है, और इस वक्त बहुत उम्मीद की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुनीब। और ये जो एक आपने कहा कि पोइट्री और पोइट्री के साथ विजुअल्स ये बहुत मैटर करते हैं। लाइक व्हेन आई हर्ड योर पोएम, विजुअल्स और ये सारी चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल, हम लोग भी ऑडियो विजुअल दौर में रह रहे हैं इस वक्त। कोई एक चीज विदाउट दी अदर करना
गलत होगी ये बात। मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब सबके पास अपने अपने फोन्स हैं, सबके पास ये फोन के अंदर ही एडिटिंग डिवाइसेस हैं, जो दिल से करना चाहेगा वो कर सकेगा। मैं थोड़ा सा बुढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरे से ये काम हुआ नहीं, बट लकीली मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दोस्त दिए हुए जिनको मैंने रीच आउट किया और उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। बट आई थिंक ये किया जा सकता है। मैं लोगों से बार बार, अब मेरा मकसद ही है कि इस वक्त ना हमें ह्यूमन स्टोरीज की जरूरत है, हमें अच्छी सोच की जरूरत है। अच्छी सोच और अच्छी एक्शंस जो है ना वो इंटरलिंक्ड हैं। अच्छे एक्शंस तब होंगे जब अच्छी सोच आएगी। अच्छी सोच को लिख लेंगे, अच्छे एक्शंस के बाद उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल वेरी गुड, थैंक यू मुनीब। और उम्मीद करते हैं ये मैसेज जो आपने लिखा है और उसको फिर आपने पिक्चराइज किया है वो मैसेज लोगों तक पहुंचे और इसी तरह आप जो है सर्व करते रहें पाकिस्तानियों को। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने वक्त दिया। और इसके साथ साथ सिमल कि इस तरह की हमारी एज अ पर्सन इन सोसाइटी हमारी ये काम है कि हम जो लोगों को एक दूसरे को सर्व करें, जो जो ये आपकी कैपेसिटी है। बिल्कुल सही अबूजर, जहाँ पर हमारी कैपेसिटी की बात होती है मीडिया वालों की, तो अक्सर हम पे टैग लगा दिया जाता है कि हम सिर्फ नेगेटिविटी और गलत खबरें या ऐसी न्यूज़ जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा हो वो प्रमोट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई पॉजिटिव चीज़ होती है, कुछ अच्छे जेस्चर्स होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको भी डिस्कस करें। एक और खबर है हमारे पास जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले एक पॉजिटिव खबर की बात कर रहे थे और वो खबर ये है कि मानसून के लिए इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है और बड़ा टेक्निकल काम किया है। वो काम ये है कि बरसात का पानी टैंक में इकट्ठा होगा और 14 लाख गैलन पानी इस तरह से स्टोर हो सकेगा। और ये जो पानी स्टोरेज है ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के तहत किया जा रहा है और पूरे लाहौर में और दीगर भी इलाकों में इस तरह से इसको फैलाया जाएगा। शेख इम्तियाज़ हैं वाइस चेयरमैन वासा, उनका एक मैसेज आपको दिखाते हैं। हम वाटर कंजर्व कर रहे हैं। ये एक पॉन्डिंग पॉइंट था हमारा, जब बरसात में पानी जो है वो इतना खड़ा होता था। अब वो सारा का सारा पानी जो है वो इस पूरे टैंक में जो है, ये जो आप बना हुआ है, ये टैंक में जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ये टैंक अभी ऊपर से छता हुआ नहीं है, ये ऊपर से छत के और इसमें मुकम्मल एक समझ लें ग्राउंड बन जाना है और आपको पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे टैंक है। 14 लाख गैलन जो है इसमें पानी सेव होगा और अगर हम इसको निकाल के लॉरेंस गार्डन को पूरे को देने चाहें वो भी दे सकते हैं। PHA की गाड़ियाँ जो हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, उसका वो नुक्कर पे हमने पॉइंट रखा है कि हम वहाँ से जो है वो गाड़ियाँ भर भर के जो है पौधों को लगाएं। ज़ीरा पंजाब के ने हमें हुक्म दिया है कि इस तरह के और पॉइंट भी जो है वो करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है इस तरह के कई पॉइंट हैं जहाँ शेख साहब एंड गुलजार हुकूमत, वेरी वेल डन। इट्स अ वेरी नाइस स्टेप जो मानसून में किया गया और अगले साल तक इंशाल्लाह ये रिजर्वायर्स मजीद बढ़ा दिए जाएंगे एंड आई थिंक इट्स गोना बेनिफिट जो मानसून का पानी जो फ्लडिंग सिटी फ्लडिंग होती है और फिर इसके बाद पानी का इस्तेमाल भी है PHA में और दीगर जगहों पे। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट जहाँ पर दूसरी इंडस्ट्री खुल रही है, बिजनेसेस खुल रहे हैं, वहीं पर एक बिजनेस है होटल इंडस्ट्री और इसके साथ शादी हॉल्स, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इससे भी बहुत 15 से ज़ायद कारोबार इससे मुंसलिक है, तो इनको भी फौरी खोला जाए। इसलिए कराची लाहौर में भरपूर एहतजाज हो रहे हैं और ये जो शादी हॉल एसोसिएशन है उसका मौक़िफ़ है कि हम SOP को फॉलो करेंगे और हम इसके तहत कारोबार हम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरत कर ले तो मेरे ख्याल में ये मामला भी हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब कैसे पॉसिबल है उनके लिए SOPs को फॉलो करना, वो शादी हो या इवेंट हो, उस पर हम बात करेंगे और इनके मुतालिबात क्या हैं। कराची और लाहौर दोनों से शादी हॉल एसोसिएशन से मुंसलिक मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का। मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। लाहौर से हमारे साथ मियां इलियास साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। इलियास साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। चलें उनको दोबारा हम कांटेक्ट करते हैं और तारिक साहब से हम बात कर लेते हैं। तारिक साहब, कल प्रोटेस्ट किया गया शादी हॉल एसोसिएशन की तरफ से। ओवरऑल जब कोरोना का एक सिनेरियो है, कोविड-19 की SOPs हैं, वहीं पर आहिस्ता आहिस्ता अब बिजनेस खोले भी जा रहे हैं, वापस रूटीन की तरफ भी आया जा रहा है। क्या मुतालिबात हैं आपके, किस तरह शादी हॉल्स को खोला जाए, क्या कह रहे हैं आप?
सर देखिए, हम ये कह रहे हैं कि 13 मार्च से जो है इस सनत को बंद किया गया था और तकरीबन 4 महीने हो गए। ये वो वाहिद सनत है जिसको 4 महीने से बंद किया हुआ है और किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज इस इंडस्ट्री के लिए अनाउंस नहीं किया गया है। एक तरफ तो आपने कारोबार बंद किया हुआ है और दूसरी तरफ आपने किसी किस्म का इस इंडस्ट्री को रिलीफ पैकेज नहीं दिया है, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स में किसी किस्म की एडजस्टमेंट या सपोर्ट का मामला हो या आपने रेंटल के हवाले से किसी किस्म की रिलीफ या सपोर्ट का मामला हो। तो आपने कारोबार भी बंद कर दिया, रिलीफ भी कोई नहीं दिया। अब हुआ ये कि हमारी कल बस हो गई थी, हम लोग कल कोई 1,500 से 2,000 लोग जो है कल कराची प्रेस क्लब के बाहर थे, जिसपे बूढ़े भी थे, खवातीन भी थी, और हम गवर्नमेंट को ये बावर कराना चाहते थे कि भाई हम भी इंसान हैं, हम भी एक जायज कारोबार करते हैं, क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्या हमारे खानदान नहीं है? आप मुझे बताएं। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, इमरान खान साहब से इस प्रोटेस्ट में अपील करी कि जिस दिहाड़ीदार तबके की आप बात करते हैं, इस कारोबार से जिस दिन फंक्शन होता है ना, पाकिस्तान में तकरीबन 13,000 शादी हाल है, इस जब फंक्शन होता है तो आप समझे कि एक शादी हाल के साथ फंक्शन वाले दिन तकरीबन 50 के करीब मुलाजमीन उस दिन डे ऑफ फंक्शन पे मौजूद होते हैं। तो तकरीबन 6.5 लाख मुलाजमीन डायरेक्टली हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। इस सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। मियां इलियास साहब भी लाहौर से मैं ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। तारिक साहब ने जैसे कहा, ऑब्वियसली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको कोई रिलीफ पैकेज भी नहीं मिला और बंद है काफ़ी अरसे से। आप क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट क्या करे? SOPs के तहत आप क्या फॉलो कर लेंगे? फंक्शंस, इवेंट्स, शादियाँ, ये सब कुछ हो जाएगा? गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात आपके हो रहे हैं? कराची में तो एहतजाज हो रहा है। कल मतलब बहुत बड़ा जबरदस्त एहतजाज था। शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सिचुएशन का इतना बड़ा इजलास हुआ हो, इतना बड़ा रैली हो। हमारे रैली के प्रेस क्लब से लेकर हमारी रैली जो है वो सब याद कर गई थी। तो फिर हमें अपना मियाँ सुखपाल साहब आए, उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरा किए और हर में मुझे हमारे साथ तय हुआ कि आपके जो हाल है वो 1 सितंबर से ऑनवर्ड आप अपना काम कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमने बड़े कुछ, हालांकि हमारे जो पूरे पंजाब से लोग आए थे, तो मियां वाली से आया हुआ था, कोई वो खानेवाल से, इतनी दूर से लोग आए थे, मगर वो तैयार नहीं थे इस बात को मानने के लिए। बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया कि चलो यार हुकूमत की बात मान लेते हैं, जहाँ इतना दिन सफर किया है 1 सितंबर से, तो हमारा 1 सितंबर से हम अपना कारोबार करने की हमें इजाजत होगी। और आज हमारी मीटिंग फिर मियां असद इकबाल साहब से हो रही है, इसमें हम सारे SOP वगैरह उनके साथ तय करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, SOP वगैरह तय करेंगे। तारिक साहब, SOP आपकी तरफ से सजेस्टेड क्या होंगे, जो अगर मुज़ाकरात होते हैं आप लोगों के भी, तो आप प्रपोज करें कि जी हम ये करेंगे जो कोविड-19 के अकॉर्डिंग है? देखिए, SOPs हमने जमा भी कराए हुए हैं, हमने फिजिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। और मैं आपको बता दूं, उसमें यह था कि एंट्री के वक्त जो है तमाम मेहमानों को जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। हॉल के अंदर जो है जब टेबल्स पे मेहमान बैठेंगे तो वो 4 से 5 लोगों से ज़्यादा एक टेबल पे नहीं होंगे। हर टेबल के ऊपर सैनिटाइजर और मास्क का अरेंजमेंट होगा कि इन केस अगर कोई गेस्ट किसी का मास्क खराब हो जाता है या वो मास्क पहन के नहीं आता तो टेबल के ऊपर अरेंज होगा, ताकि वो SOPs का पूरी तौर पे ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा आपने ये भी प्रपोज किया था कि टेम्परेचर साहब, आपने तो पॉइंट्स बता दिए कि आप SOPs को फॉलो करवाएंगे। इलियास साहब, ये आपने भी कहा कि SOPs के हवाले से मीटिंग हो रही है, ये कैसे होगा? छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर, दीगर गुब्बारे वाले, पान वाले और दीगर लोग, फिर आना जाना हॉल के अंदर बाहर, ये चलता रहता है। SOP को कैसे फॉलो करेंगे? मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, और उनको आप रोक नहीं सकते आने जाने से। इस तरह है कि हमारे यानी कि अपना गेट के ऊपर जो गन वो लेकर आदमी खड़ा हुआ, सैनिटाइज के लिए बोतलें होगी। उसके अलावा मैंने ये सिस्टम किया कि लोग इकट्ठे ना हो, जब बारात आए उनको उनकी फैमिली के हिसाब से उनको लगा बैठाया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात हमने की है कि मामूली बुफे लगा होता है, बुफे के ऊपर लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, वो बुफे सिस्टम टोटली खत्म कर दिया है। अब उनको सिटिंग के ऊपर खाना देंगे, ठीक है। आदमी उठे ना। जी, मतलब इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन तारिक साहब, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, Isn't it off season for शादी हॉल्स? मतलब जैसे आपने कहा कि 4 माह से बहुत नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा होगा, लेकिन आप ये भी तो समझते हैं कि एक ऑफ सीजन चल रहा है। एक पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक सीजन होता है जिसमें शादियां और इवेंट्स ज्यादा होते हैं। इतनी गर्मी में तो ऐसे इवेंट्स आते भी नहीं है। नहीं, देखें, शव्वाल तो हमेशा सीजन रहा है। ईद के बाद आप कैसे कह रही हैं कि ऑफ सीजन चल रहा है? शव्वाल के बाद तो हमेशा सीजन रहा है, और जिस वक्त बंद किया गया था उस वक्त भी सीजन चल रहा था। बीच में सिर्फ रमजान का महीना ऐसा है जिसमें सीजन नहीं था। शव्वाल का महीना
तब पीक सीजन होता था। तो आप भी, मैं तो ऑन अ लाइटर नोट बोल रही हूँ कि उस तरह से इवेंट्स नहीं हो रहे जैसे सर्दियों में होते हैं। नहीं, देखें ऐसा होता है कि गर्मियों के अंदर भी होते हैं, अगर अदरवाइज 25 फंक्शन होने तो 25 नहीं होंगे तो 15 फंक्शन होंगे। देखें आपकी साइकिल तो कम से कम चलती है ना, उसके अंदर आपके जो दिहाड़ीदार तबका है उसको रोजगार भी मिलता है, जो शादी हाल रेंट पे उनका रेंटल भी निकलता है। इस वक्त तो रेंट निकालने के पैसे नहीं है, जो शादी हाल मालका रेंट के ऊपर है उनके तो फाका कशी की नौबत आ गई है। हम किससे दुआई अपनी रोए जा करके। जैसे कि पंजाब में डिसाइड हुआ कि 1 सितंबर से शादी हॉल खुल जाएंगे, इसी तरह कराची और सिंध में भी ये फैसला हो जाए जल्द। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तारिक साहब, मियां इलियास साहब। इतने सारे लोगों का रोजगार इस इंडस्ट्री से जुड़ा है तो गवर्नमेंट को जरूर इस इशू को टेकअप करना चाहिए। बाद में अगेन बोलूंगी कि मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें ताकि ये तमाम चीजें जो है SOPs जो है और उनको डिसाइड किया जाए। और इसके साथ जैसे कि कारोबार ऑब्वियसली इंसान जो है वो चाहते हैं कि दोबारा से कारोबार की जिंदगी में वापस आए, तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द फैसला हो जाए और SOPs को फॉलो करते हुए बिजनेस दोबारा से स्टार्ट होगा, तो इस सभी के लिए अच्छा है। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।